हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू डाउटनेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डाउटनेट में। कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप सब क्या कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना 12th क्लास के साथ साथ, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है ना। तो बच्चा लोग, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। तो कौन सा था हमारा चैप्टर? तो हम बात कर रहे थे मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो जल्दी से इस चैप्टर का इस लेक्चर का ओवरव्यू लेते हैं कि आज हम एक्चुअली में क्या बात करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। तो ये देखो, हम आज बात करेंगे मानव में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, और दूसरा विदलन यानी कि क्लीवेज। तो ये दो चीजें हैं जो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको मिस बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अच्छे से क्या करना है आपको, समझना है, ठीक है। और समझने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर बने रहना है। जरा सा भी इधर से उधर हो जाओगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे मैम ये तो एरोप्लेन उड़ गया है, नहीं आ रहा है समझ में। तो इसको समझो, ओके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अपनी सीट की बेल्ट को कस के बांध लेना है और कहीं नहीं जाना है। अपना पानी खाना सब लेके बैठ जाओ। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एक्चुअली में हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या बात करी थी। तो हमने क्या बात करी थी भाई कि नर और मादा जो होते हैं, ठीक है, उनके संभोग से यानी कि उनके इंटरकोर्स से क्या होता है, उनके इंटरकोर्स से क्या होता है कि भाई वहां पर जो योनि होता है यानी कि वेजाइना होता है, फीमेल में क्या होता है, वेजाइना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, पुरुष के द्वारा यानी कि मेल के द्वारा क्या हो रहा है भाई, वीर्य सूचन हो रहा है यानी कि इंसेमिनेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है भाई, जब वहां पर जो सीमेन है यानी कि सीमेन में क्या है, अपना शुक्राणु है यानी कि स्पर्म है। जब वो स्पर्म क्या होते हैं कि एक फीमेल की बॉडी में चले जाते हैं, फिर क्या होता है भाई, जरूरी है कि उनका वहां पर गतिशील होना यानी कि उनकी वहां मूवमेंट क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो गतिशील शुक्राणु होते हैं, ठीक है, वो गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में पहुंच जाते हैं यानी कि यूट्रस में पहुंच जाते हैं फीमेल के। और यूट्रस का कौन सा पार्ट होता है, वो यूट्रस का पार्ट होता है तुम्बिका यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, एम्पला बोलते हैं, राइट, ठीक है। चलो ये एम्पला तक यानी कि तुम्बिका तक पहुंच गए हैं। फिर क्या होता है कि भाई जहाँ अंडाशय होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है भाई, मोचित अंडाणु, ठीक है, वहां से जो मोचित अंडाणु होता है वो क्या करता है, तुम्बिका तक पहुंच जाता है, ठीक है। जो अंडाशय होता है, जो एग रिलीज करता है, वो कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है भाई तुम्बिका में। किस चीज के लिए पहुंचता है, वो निषेचन के लिए पहुंचता है यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच रहा है वहां पे, ठीक है। क्योंकि भाई जो मेल स्पर्म है वो वही तो उसका वेट कर रहा है ना कि भाई जब एग आएगा हम मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, राइट। तो इसीलिए ओके। फिर क्या होता है भाई, निषेचन में क्या होता है कि जो नर के क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और मादा के क्या है, अंडाणु होते हैं, एक ही समय पर मौजूद होते हैं, तभी वहां क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर वहां पे क्या हुआ, शुक्राणु मौजूद है और अंडाणु वहां मौजूद नहीं है, तो क्या वहां पे निषेचन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। और इसी तरीके अगर इसका उल्टा है कि भाई वहां पर अंडाणु मौजूद है और वहां पर क्या है, शुक्राणु नहीं मिला हमको, तो क्या होगा, क्या निषेचन होगा, नहीं होगा। बस यही वो रीजन है कि भाई जो सभी संभोग क्रियाएं होती हैं यानी कि जो इंटरकोर्स प्रोसेस होता है, जितने भी होते हैं, जब तक कि वो पॉसिबल नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक कि शुक्राणु और अंडाणु वहां पर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। चलो फिर क्या देखा था हमने भाई, जिससे निषेचन व संभरता की स्थिति तक नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते भाई, दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो कैसे होगा। हाँ, अब एक शुक्राणु जो होता है, ठीक है, वो क्या है, अंडाणु से पारदर्शी अंडावरण यानी कि क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, के संपर्क में आता है। उससे क्या होता है कि भाई जो दूसरे स्पर्म्स है, दूसरे शुक्राणु है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर नहीं आ पाते हैं। किसके अंदर नहीं आ पाते हैं, एग के अंदर, अंडाणु के अंदर नहीं आ पाते हैं। जैसे ही एक शुक्राणु क्या करेगा, उस जो मादा के क्या है, युग्मक है, उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, एग के साथ कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, जैसे ही स्पर्म उसके कांटेक्ट में आएगा, दूसरे सभी स्पर्म्स क्या होंगे, उससे दूर हो जाएंगे। ये तो ये पहला वाला स्पर्म क्या बोलेगा, भाई अब मेरा राज है, ये मेरा अड्डा है,
तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलो ये हमने बात करी थी अपनी लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भाई आगे हमने और क्या बात करी थी। हमने देखा था कि भाई जो मादा का शरीर होता है, हाँ, जो मादा का क्या है, शरीर, मादा का शरीर, ठीक है, इसके कौन से भाग में निषेचन हुआ था? अंडवाहिनी में हुआ था, है ना, अंडवाहिनी, ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में हुआ था, ठीक है। और अंडवाहिनी के कौन से पार्ट में हुआ था? तुम्बिका रीजन में हुआ था, हाँ, तुम्बिका, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि भाई जो नर युग्मक था, नर युग्मक और मादा युग्मक जो दोनों थे, उन दोनों के मिलने से क्या बना था? युग्मनज बना था, यानी कि जाइगोट। तो हम कह सकते हैं भाई नर, ठीक है, ये क्या था भाई, एन प्लस मादा, दोनों क्या थी? अगुणित संरचनाएं थी। और ये दोनों जब अगुणित संरचनाएं मिली, आपस में मिली, इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, तो हमको क्या मिला? द्विगुणित संरचना मिली, जिसको हमने 2n बोला, यानी कि जाइगोट बोला, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? अगुणित संरचनाएं हैं, ठीक है। इनसे क्या हुआ भाई? युग्मनज बना, युग्मनज, जिसको क्या बोलते हैं हम? जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट कैसा होता है? द्विगुणित होता है, यानी कि हम कहते हैं कि भाई ये 2n है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने क्या बोला था कि भाई जो नर होता है और जो मादा होती है, इन दोनों से क्या है, 23 इससे और 23 इससे मिलते हैं। तो ये इसको कितने मिले? जाइगोट को 46 मिले। यही बात करी थी हमने कि भाई 23 गुणसूत्र यहाँ है, ठीक है, गुणसूत्र यहाँ है, ओके, ठीक है। 23 यहाँ है और 23 यहाँ है, गुणसूत्र क्या? क्रोमोसोम्स, ठीक। अब ये 23 और 23 जब यहाँ प्लस हो रहे हैं तो इसको कितने मिल गए? 46 मिल गए हैं, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए? 46 हो गए। तो जो जाइगोट होता है उसको आधे अपने पिता से मिलते हैं और आधे अपने माता से मिलते हैं गुणसूत्र, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि बच्चा अपने पिता जैसा लग रहा है या अपने माँ जैसा लग रहा है, इसीलिए होता है क्योंकि आधे आधे गुण क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं, आधे माँ से मिलते हैं और आधे पिता से मिलते हैं, करेक्ट, ओके। चलो अब हमने बात करी थी भाई कि इतने सारे शुक्राणु थे, ठीक है, कितने सारे थे? बहुत सारे थे, ये हैं शुक्राणु, ठीक, कितने? लगभग 2 से 3 मिलियन, 200 से 300 मिलियन, ठीक है। इनमें से कितने पहुंचे थे गर्भाशय तक? इनमें से सिर्फ 200 से 250 पहुंचे थे, ठीक है। कितने पहुंचे थे? 200 से 250 पहुंचे थे। कहाँ? गर्भाशय में पहुंचे थे, है ना। अब क्या हुआ था कि इन सभी में से सिर्फ एक ही शुक्राणु ऐसा था, इन सब में से सिर्फ एक था, ओनली वन, ठीक है, जो क्या हुआ? मादा के अंडाणु के साथ क्या हुआ था? जाके मिल गया था, और जिससे हमको क्या मिला था? युग्मनज, ठीक है, जिससे हमें क्या मिला? युग्मनज बना। तो हम बात करते हैं कि भाई ये युग्मनज क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है, और जो है क्या बोलते हैं, युग्मनज क्या होता है, और जो माता पिता के जो माता के पास क्या होता है? अंडाणु होता है, और पिता के पास क्या? शुक्राणु है। जब इन दोनों का निषेचन हो रहा है तो जो होने वाली संतति है वो कौन है? वो यही तो है ना, युग्मनज जो बना है हमारा, हाँ, यही तो है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई संतति लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। यही है हमारा क्या आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, यहीं पे बने रहना है और देखना है कि आगे आगे हम क्या इंटरेस्टिंग सी बातें करते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं भाई कि जो मानव होता है, ठीक है, चलो अगले पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि हम मानव में लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है ना, ओके। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं हम कि जो मानव है, ठीक है, मानव में क्या हो रहा है कि 46 गुणसूत्र हैं, क्या है? 46 गुणसूत्र। इस 46 गुणसूत्र का मतलब क्या है? हाँ,
इसका मतलब है कि भाई 23 पेयर हैं, ठीक है, 23 पेयर, और ये दोनों नर और मादा में होते हैं, ठीक है, 46 और 46 दोनों में होंगे, नर और मादा दोनों में, यानी कि 23 पेयर है, नर और मादा दोनों में मिलते हैं ये, ठीक है, 23 पेयर्स, 23 मतलब 46 हो गए, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हम देखें कि भाई ठीक है 46 गुणसूत्र हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मादा की बात करते हैं। चलो मादा यानी कि फीमेल हो गई हमारी, ठीक है, ये हो गई मादा, और यहाँ किसकी बात करते हैं हम, नर की बात करते हैं, यानी कि मेल की बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने क्या बात करी कि जो मादा है इसके पास कितने 23 पेयर्स हैं, यानी कि 23 जोड़े हैं, ठीक है, किसके, गुणसूत्र के, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स के। और सेम यहाँ पहले, अच्छा ठीक है, चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं, मेल पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। अब 23 पेयर्स हैं इसके पास, ठीक है, किसके होते हैं 23 पेयर्स, एक्स और एक्स के होते हैं। इसके पास जो दोनों हैं वो सेम है, एक्स और एक्स ही है, ठीक है, ये दोनों सेम है यहाँ पर, ठीक, ओके। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये समान प्रकार के होते हैं, ये भी जान लो आप, समान प्रकार के होते हैं, मतलब एक से होते हैं गुणसूत्र, एक्स और एक्स, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में क्या होता है, मेल्स में अगर हम मेल्स को देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, इसके पास भी क्या होते हैं, इसके पास 22 जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं 22 जो पेयर होता है गुणसूत्रों का, ठीक है, वो क्या है, वो है भाई क्या, एक समान, एक समान होते हैं ये, ठीक है, ये क्या है, एक समान है, कौन से हैं ये, एक्स एक्स ये होते हैं, ठीक है। जो 22 पेयर हैं गुणसूत्र के वो एक समान है, मतलब एक्स एस एक्स एक्स, यहाँ क्या थे 23 थे और दोनों क्या 23 पेयर थे एक्स एक्स के, और वहां पे क्या है 22 पेयर हैं गुणसूत्र के, मतलब एक्स एक्स के। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है कि यहाँ पर सिर्फ ओनली ओनली वन लिख देती हूँ, देखो सिर्फ ओनली वन होता है जो अलग होता है, जो अलग होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि लिंग गुणसूत्र, ठीक है। और ये कौन सा होता है, यही होता है हमारा मेन, यानी कि एक्स वाई, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि क्या डिसाइड करता है कि जो होने वाली संतति है, जो होने वाली संतति है वो नर है या मादा है, कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है जो हमारा लिंग गुणसूत्र है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है बताने के लिए कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फीमेल है, मादा है, उसका कोई भी रोल नहीं है ये बताने में, या फिर लड़का पैदा करने में या लड़की पैदा करने में इस बेचारी का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि इसके पास तो दोनों क्या है, एक्स एक्स है ना भाई, इसके पास तो सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। हाँ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ लड़का और लड़की के लिए, ये एक्स वाई, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। किस में है सेक्स क्रोमोसोम, मेल में है, समझ रहे हो आप, ओके। चलो यहां तक मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं भाई नर और मादा की, ठीक है, अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, ये क्या है भाई, हमारी मादा आ गई, चलो, यानी कि हमारी फीमेल, या इसको बोल दो मदर। यहाँ क्या आ गया, हमारा नर आ गया है, यानी कि फादर बोल दो, या मेल बोल दो, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं कि भाई हमारे मादा के पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है इसके पास, है ना, इसके पास क्या हुआ, एक्स वाई हुआ, है ना,
मादा के पास एक्स एक्स और नर के पास क्या है, एक्स वाई। करेक्ट है बिल्कुल, यहाँ तक सभी को क्लियर है चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम देखें कि ये जो फीमेल है, इस फीमेल का ये वाला एक्स है, इस वाले एक्स के साथ मिलाएंगे इसको। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, क्या बना, इन दोनों को मिलाने से भाई एक्स एक्स मिला हमें, है ना। और इसी को हम इसके साथ मिला दें, क्या मिला हमें, एक्स वाई मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये x के साथ मिल रहा है तो लड़की हो रही है ना, और यही वाला x अगर y के साथ मिल रहा है, इसके साथ, तो क्या हो रहा है, लड़का हो रहा है ना। करेक्ट है बिल्कुल। इसको हम ऐसे भी साइन दिखा सकते हैं कि ये लड़के का साइन है मेल का, और ये फीमेल का साइन है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये वाला जो है, ये x, ये भी बचा हुआ है। अगर अब हम इसका करवाते हैं कि ठीक है भाई, इसका किससे हुआ, इससे हुआ, क्या बना, x x बना, यानी कि लड़की बनी, ठीक है बिल्कुल। ओके, अब इस वाले का अगर इस y के साथ होगा तो क्या होगा, एक्स वाई, यानी कि लड़का, ठीक है। ओके जी, तो इसका मतलब क्या है कि लड़का और लड़की होने के दोनों 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई पूरे चांसेस हैं पूरे किसके, 50-50% है, 50-50% कि भाई लड़का भी हो सकता है, ठीक है, और लड़की भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि भाई दो, तो देखो दो क्या बन रहे हैं, एक्स वाई और एक्स वाई, दो हैं यानी कि लड़का, और एक्स एक्स और एक्स एक्स यानी कि लड़की, तो बराबर हो रहा है ना। तो क्या कह सकते हैं हम कि भाई 50-50 चांसेस हैं कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते। अब एक और चीज कि भाई हम जानते हैं कि जब x और y मिलेगा तब ही लड़का पैदा होगा, ठीक है। जब x और y मिलेगा तब ही लड़का पैदा होगा, और जब x x मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। इस चीज को ध्यान में रखना है कि मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या बच्चा पैदा होगा, लड़का या लड़की, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इस चीज को अच्छे से, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लो कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है लड़का या लड़की पैदा करने के लिए। ओके बिल्कुल, चलो ठीक है, आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि हाँ चलो कुछ अच्छा नया सीखने को मिल रहा है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो अब कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग कि भाई इसी चरण में क्या होता है। शिशु के लिंग का निर्धारण होता है, निर्धारित होता है शिशु का लिंग जो होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस चरण में क्या हो रहा है कि भाई जो शिशु होता है, ठीक है, जो शिशु है उसके लिंग का निर्माण हो रहा है। लिंग जो है उसका क्या हो रहा है, निर्धारण हो रहा है, निर्धारण, ठीक है। यानी कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं भाई स्त्री में जो गुणसूत्र का स्वरूप है, ठीक है। अगर हम स्त्री की बात करते हैं तो स्त्री में जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र का स्वरूप जो है वो क्या होता है। जो एक फीमेल होती है उसके पास कौन से पेयर होते हैं, एक्स एक्स, है ना। क्या पेयर है, एक्स एक्स पेयर है, ठीक है। और अगर हम मेल की बात करते हैं, अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक है, अरे अगर हम मेल की बात करते हैं, पेन ही चूज नहीं किया था, मेल यानी कि नर, तो नर का स्वरूप क्या है, गुणसूत्र का स्वरूप क्या है भाई,
XY है। इसीलिए क्या होता है, स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों, इसीलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों, कौन से युग्मक होते हैं स्त्री के पास? अंडाणु होते हैं, है ना, अंडाणु। ठीक है, इसमें क्या होता है, कौन सा लिंग होता है? एक्स लिंग होता है ना, एक्स लिंग होता है। वहीं अगर हम बात किसकी, नर की करते हैं, तो नर द्वारा उत्पादित जो अगुणित युग्मक होते हैं, कौन से होते हैं इसके पास? शुक्राणु होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, वाय लिंग होता है। ठीक है, वाय लिंग गुणसूत्र। ठीक है, वाय लिंग गुणसूत्र, ऐसे लिख देती हूं। ठीक है, गुणसूत्र। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, 50% शुक्राणु में एक्स लिंग होते हैं। 50% शुक्राणु में क्या होता है, हाँ, एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा 50% बचा, पहले 50% में क्या है, एक्स लिंग गुणसूत्र है, और जो दूसरा है, दूसरे में क्या है, वाई। ठीक है, वाई गुणसूत्र। दूसरे में क्या है, हाँ, जो दूसरा 50% शुक्राणु है, 50% शुक्राणु, इसमें क्या है, वाय लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, इसमें क्या है, वाय लिंग गुणसूत्र। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सबको यहां तक? कि भाई जो शिशु का लिंग निर्धारण होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है, कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी। समझ में आया? ओके, जो स्त्री का गुणसूत्र का स्वरूप होता है वो XX होता है ना, और जो नर का होता है वो क्या होता है, XY होता है। अब जो स्त्री द्वारा उत्पादित किए जाते हैं अगुणित युग्मक यानी कि अंडाणु, उनमें कौन सा है, उनमें एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है फीमेल्स के पास। और जो मेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अगुणित युग्मक कौन से, शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स हैं, उनके पास कौन सा है, वाई गुणसूत्र है। ठीक है, अगर हम नर में जो शुक्राणु होते हैं उनकी बात करते हैं तो 50% क्या है, उसमें एक्स है, और 50% क्या है, वाई है। करेक्ट, बिल्कुल यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इस बात पे निर्भर करता है, कितने लिख के लेते हैं यहाँ पे, 5। अब ये चीज इस बात पे निर्भर करेगा कि x जो है, कि x या y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन सा जो होगा वो अंडाणु के साथ जाके मिलेगा। ठीक है, अब लड़का लड़की तो तभी बनेगा ना जब पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई x या y लिंग गुणसूत्र जो है उनमें से x जाएगा x के पास या y जाएगा, है ना, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों x है, मेल के पास चॉइस होती है कि या तो x जाएगा या y जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात पे निर्भर करेगा x या y लिंग गुणसूत्र इनमें से कौन सा जो है किसके पास जाएगा, हाँ, अंडाणु के पास जाएगा, अंडाणु के पास जाएगा। ठीक है, अब जिस युग्मनज में क्या होता है भाई, XX गुणसूत्र होंगे, जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे, जिस युग्मनज में क्या हो रहे हैं, XX गुणसूत्र होंगे। ठीक है, XX गुणसूत्र होंगे, वो क्या होगी, एक लड़की होगी। वो क्या होगी, एक लड़की होगी। ठीक है, लड़की के स्वरूप में होगी। जबकि क्या होगा,
जिस युग्मनज में क्या एक्स वाई गुणसूत्र होंगे, ठीक है, जिस युग्मनज में एक्स वाई होंगे वो क्या होगा, वो लड़का होगा, है ना। तो एक्स एक्स का मतलब है कि वो लड़की के रूप में विकसित हो रही है, और एक्स वाई का मतलब है कि वो लड़के के रूप में विकसित हो रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? चलो इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिक रूप से ये कहा जाता है भाई कि एक जो पुरुष होता है वो ही किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है भाई कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। एक जो फीमेल है, मादा है, माँ है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये गलत फहमी क्या है, ये अपने दिमाग से हमको निकाल देनी है, और इसी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती हैं कि आप लोग एजुकेटेड बनो, ठीक है, उन चीज़ों को समझो, क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनकी सोच यही है कि अगर कोई औरत जो है लड़का पैदा नहीं कर पा रही है तो वो जिम्मेदार है इसके लिए, है ना। लेकिन ये चीज़ गलत है। अब आप लोग क्या हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई लड़का पैदा क्यों नहीं हो रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, एक मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो किसके पास है, सेक्स क्रोमोसोम मेल के पास है, पुरुष के पास है, मादा के पास तो है ही नहीं ना, उसके पास तो दोनों एक्स एक्स हैं। तो एक्स वाई किसके पास है, मेल के पास है, हाँ। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये जो गलत धारणाएं हैं, ठीक है, गलत बातें हैं, यहां से निकाल के इसको डस्टबिन में फेंक देना है, और हमको अच्छी चीजें सोचनी है, ठीक है। लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हमको ये मानना है, और सच भी यही है, सही है ना। तो अगर आपके सामने आपको ऐसी बातें बोले तो मना कर देना कि आप गलत हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है। चलो अब किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मादा के शरीर की, ठीक है। तो जहां पर क्या हुआ था, निषेचन की क्रिया हुई थी, वहां चलते हैं। चलो भाई, ये इस तरीके से क्या था, स्ट्रक्चर था हमारा, हाँ, ऐसे करके स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है। ये क्या थी, फिम्बरी थी, ठीक है। इस फिम्बरी के नीचे क्या थे, ये अंडाशय थे, है ना, ठीक है। इस तरीके से क्या थी, ये योनि ग्रीवा थी, ठीक है, और उसके गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। अब क्या होता है भाई कि हमने क्या बात करी थी कि ये वो जगह है, हाँ, ये वो जगह है, कौन सी, तुम्बिका, जहां क्या हुआ था, निषेचन, ठीक है। यहां क्या हुआ था, निषेचन हुआ था। कैसे हुआ था, कैसे हुआ था, जब युग्मकों का संलयन हुआ था, जब संलयन हुआ था, संलयन के बाद, ठीक है। यहां क्या बना, उसके बाद संलयन के बाद युग्मनज बना, ठीक है। क्या बन गया, युग्मनज बना, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक हफ्ते बाद, अब क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होता है, ये गर्भाशय में पहुंच जाता है। एक हफ्ते बाद क्या होता है, अगर हम एक हफ्ते की बात करते हैं, एक हफ्ते के बाद ये कहां पहुंचता है, गर्भाशय में, ठीक है, गर्भाशय में आता है, ठीक है। तब तक ये क्या करता है, तब तक ये क्या करता है भाई, अपने स्ट्रक्चर को बदलता रहता है। तब तक ये अपने स्ट्रक्चर को कैसे बदलता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन पूरे तरीके से नहीं बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अब क्या हुआ कि ठीक है, हमने क्या बात करी थी कि हमारे गर्भाशय में 3 लेयर्स होती हैं, है ना। सबसे अंदर की लेयर के बारे में हम बात करते हैं। सबसे अंदर की कौन सी थी, एंडोमेट्रियम थी, है ना, ये थी। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये कौन सी थी, अंतः परत, अंतः क्या थी, अंतः स्तर, अंतः परत। अंतः परत। ये अब सवाल आता है कि भाई निषेचन तो यहाँ हुआ, लेकिन शिशु यहाँ कैसे पहुंच रहा है, यहाँ कहाँ, इस अंतः परत यानी कि एंडोमेट्रियम में कैसे पहुंच रहा है शिशु, ठीक है। निषेचन तो यहाँ हुआ है, ये यहाँ से चलते 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 अपने आप तो आएगा नहीं, है ना, कैसे आएगा। तो अब हम इसी की बात करते हैं। तो भाई
युग्मनज भ्रूण में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो युग्मनज यहाँ बना क्या होगा, ये युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, भ्रूण में बदल गया। कहाँ लिख देते हैं इसको, चलो ठीक है, अच्छा ये भ्रूण में बदल गया। ठीक है, तब वो जो भ्रूण था, तब ये जो भ्रूण है, चलो यहाँ लिख दें, तो ये युग्मनज जो था, युग्मनज ये क्या हुआ, भ्रूण में बदला। ठीक है, ये किस में बदला, भ्रूण में बदला। ओहो, ठीक है, ये किस में बदलेगा, भ्रूण में। ठीक है, भ्रूण में बदलने के बाद 7 दिन तक, 7 दिन के बाद ये क्या करेगा, 7 दिन बाद ये क्या करेगा, कहाँ पहुंचेगा, अंतः परत में पहुंचेगा। ठीक है, अंतः परत पे पहुंच के क्या हो जाता है, ये रोपित हो जाता है। ठीक है, रोपित हो जाता है। अब जब ये रोपित हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तब अंतःरोपण। ठीक है, अंतःरोपण। ठीक है, जिसको क्या बोला हमने, इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या बोला हमने इसको, इम्प्लांटेशन। ये प्रोसेस होती है, युग्मनज बना, युग्मनज किसमें, भ्रूण में बदल गया। ये भ्रूण 7 दिन बाद यहाँ से घूम फिर के यहाँ पर आकर, ठीक है, अंतः परत यानी कि एंडोमेट्रियम में आके क्या कर रहा है, ये यहाँ पर रोपित हो जा रहा है। और ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हमने क्या बोला, ये जो यहाँ पे आके रोपित हुआ है इसको क्या बोला हमने, अंतःरोपण बोला हमने। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ये जो 7 दिन थे, ठीक है, ये जो 7 दिन थे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है, ये जो 7 दिन थे, 7 डेज, यहाँ पर क्या हुआ था, इनकी बात करते हैं। चलो अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि भाई ये क्या था, हमारा एक युग्मनज था, युग्मनज। ठीक है, ये हमारा क्या है, युग्मनज है। ठीक है, इसके बाहर क्या था, युग्मनज के बाहर जोना पेल्लुसिडा, ठीक है, और कोरोना रेडिएटा। ये क्या हमारी जोना पेल्लुसिडा है, ये हमारी। ठीक है, ZP लिख देते हैं इसके बाहर हम। ठीक है, अब कोरोना रेडिएटा भी था इसके बाहर, थी ना, इसके बाहर ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पर युग्मनज बनने के बाद भी हम जानते हैं कि भाई ये जो जोना पेल्लुसिडा है ये ऐसी ही रहेगी, लेकिन ये जो कोरोना रेडिएटा है ये आगे चल के धीरे धीरे चल के क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन जो जोना पेल्लुसिडा ये ऐसे ही रहती है, ये एंड में जाके इसका काम खत्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अब यहाँ जैसे ही क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इसको एरो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, ये लो। अब जैसे ही समसूत्री विभाजन हुआ, तो समसूत्री विभाजन कैसा, जिसको हम विदलन कहते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन, ठीक है, क्या बोलेंगे, विदलन, यानी कि क्लीवेज बोलेंगे। अब जैसे ही ये प्रोसेस यहां हुई तो क्या होगा, जैसे ही ये प्रोसेस होगी तो यहां पर क्या होगा, अभी तो एक है, ये एक किस में डिवाइड हो रहा है, 2 में डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे, ये 2 में टूट गया। ठीक है, समसूत्री में क्या होता है कि भाई सम मतलब बराबर रहता है, आधा नहीं होता है ना, यही बात करें, समसूत्री में ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोसेस होती है कि जो कोशिका होती है ना, कोशिका के साइज में चेंज नहीं आता है। अगर हम बोले तो यहाँ कोशिका के साइज में चेंज नहीं आएगा, जो साइज होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो बढ़ती है ना सेल्स, ये सेल्स बढ़ती रहती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होती है, छोटी होती जाती हैं। सेल्स बढ़ेंगी लेकिन क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ओके, मतलब कैसे सेल्स क्या कहूँगी कि गुच्छे गुच्छे जैसी शेप में हो जाती हैं। ठीक है, ओके, चलो उसके बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये हुआ,
अब यहाँ पर क्या है कि जो इसके बाहर क्या है, जोना पेल्यूसिडा एज इट इज रहेगी, ठीक है। इसके बाहर हमने किससे बनाई थी, रेड से बनाई थी, ठीक है। ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये एज इट इज है, ठीक है, ओके। और फिर ये जो हमने यहाँ पर किसकी बात करी थी, कोरोना रेडिएटा की, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यहाँ जो कोरोना रेडिएटा था, कोरोना रेडिएटा ये क्या है, गायब। लेकिन ये जोना पेल्यूसिडा अभी भी यहीं पर है, ये कहीं नहीं गई है, ठीक है। और ये जो एक कोशिका थी किसमें विभाजित हो गई है, 2 में हो गई है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अभी तक क्या थी, यहाँ पे 2 सेल बनी, ठीक। अब 2 से क्या होगी, 4 बन जाएंगी। 2 से क्या हुई, 4 बन गई, ठीक है। एक, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ कितनी बनी, 2। ये कौन सी संरचना बनी, 2 कोशिकीय, ठीक है, 2 कोशिकीय। ये कितनी बनी, 4 कोशिकीय, ठीक है। ये कितने, 4 कोशिकीय, ये 2 कोशिकीय, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, 4 से कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अरे तो 9 बन गई। आठ बन जाएंगी, हाँ कैसे बनेंगी, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बन गई, ठीक है, ओके। चलो 8 बन गई, इसको क्या बोलेंगे हम, 8 कोशिकीय, ठीक है, 8 कोशिकीय बनेगी। अब ये जो 8 कोशिकीय है, ठीक है, ये जो 8 कोशिकीय है, यहाँ पर क्या होता है भाई, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनता है जहाँ 8 के बाद 16 आती हैं। 8 के बाद क्या आ रही है, 16 आएंगी यहाँ पर। ये मैं ऐसे रफली बना रही हूँ, ठीक है, देख लेना आप। 8 के बाद क्या आ रही है, ये 16 बन रही है। सपोज करो ये 16 बनी है, ठीक है, ये क्या है, 16 कोशिकीय, ठीक है, ये है 16 कोशिकीय। अब ये जो 8 से लेके 16 तक ये जो चेंज हो रहा है, 8 से लेके 16 तक चेंज हो रहा है, ये क्या कहलाएगा अपना, मोरूला, ठीक है। ये क्या कहला रहा है अपना, मोरूला, ठीक है, मोरूला कहला रहा है। और ये कब होता है, 4th डे में होता है, 4th डे, ठीक है, ओके जी। चलो ठीक है, 8 से हम 16 आ गया। अब 16 के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा एरो बना देते हैं, ठीक है। अब 4th डे ये कहाँ पहुंच जाएगी, यूट्रस में पहुंच जाएगी। 4th डे कहाँ पहुंची, यूट्रस यानी कि गर्भाशय में, कहाँ पहुंची है, गर्भाशय, ठीक है। कहाँ पहुंच गई है, गर्भाशय में पहुंच गई है। अब चलो, अब गर्भाशय के पास पहुंचती जा रही है ये, है ना। अब यहाँ क्या होगा, जब ये गर्भाशय के पास पहुंचेगी एक और संरचना बनाएगी ये, ठीक है, एक और संरचना बना रही है ये यहाँ पर, जहां पर क्या हो रहा है, 32 सेल्स बन रही हैं, यानी कि 32 कोशिकीय बन रहा है, ठीक है, 32 कोशिकीय, ठीक है। ये क्या है, 32 है, ठीक है। ये क्या बन रही है, 32 कोशिकीय बन रही है, ठीक है। यूट्रस के पास ये पहुंचते जा रहे हैं, गर्भाशय के बाद ये पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाहर अभी भी जोना पेल्यूसिडा ऐसे ही है, ये जो है ना, ये जोना पेल्यूसिडा है ये, ठीक है, ओके। इसके बाहर जोना पेल्यूसिडा अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भाई जैसे ही सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही इन सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जा रहा है, समझ जाना कि भ्रूण बनने की क्रिया क्या हो गई है, शुरू हो गई है,
ठीक है। अब देखो कितना सारा हुआ ना, देखो 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गई। तो क्या हो रहा है, डिवीजन फटाफट 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 होता ही जा रहा है। चौथे दिन पे देखो इसकी हालत ये थी कि ये 16 कोशिकीय हो गया था, 16 कोशिकीय, ठीक है। तो जहां पे डिवीजन यहाँ स्टार्ट हो गया तो समझ जाओ कि भाई अब भ्रूण बनना शुरू हो गया है। तो युग्मनज से भ्रूण वाली पोजीशन पे आ गया ये, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये 32 कोशिकीय था, तो इसके बाद क्या होगा, ओके, इसके बाद एक और चीज आती है, इसके बाद एक और संरचना आती है भाई इस तरीके से। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। लो, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या होता है, कौन सा कलर उठाते हैं, चलो ब्लू उठाते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर गुहा का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुहा का निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जो ब्लास्टोमर होता है, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्या होता है। एक तो इस तरीके से ब्लास्टोमर की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लास्टोमर की सेल्स है उससे क्या हो रहा है, हाँ, वो दूसरी साइड पे आ जाती है। ये कहाँ आ गई, देखो दूसरी साइड पे आ गई है, ठीक है। ये क्या हो गई, दूसरी साइड पे आ गई है, ठीक है, दूसरी साइड पे आ जाती है, इस तरीके से आ गई, ठीक है। और क्या होता है इसके साथ साथ, दूसरी साइड पे आने के बाद कुछ सेल्स जो है ऐसे ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं। कुछ सेल्स क्या हुई, ये दूसरी साइड पे आ गई, जिन्होंने बाहर इस तरीके से गुच्छा गुच्छा बना लिया, और कुछ सेल्स क्या हुई, इस तरीके से एक साथ इकट्ठा हो गई, गुच्छे नुमा संरचना यहाँ पे बना ली, ठीक है। तो ये सेल्स जो होती हैं ऐसे डिवाइड हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये जो बाहर वाली होती है, ये बाहर वाली, इसको क्या बोलते हैं हम, पोषकोरक। पोषकोरक यानी कि ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। इसको जो बाहर वाली संरचना है इसको क्या बोला हमने, पोषकोरक बोला, यानी कि ट्रोपोब्लास्ट। अब ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, अंतर कोशिका, कोशिकीय समूह, अंतर कोशिकीय समूह, यानी कि इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है। अब क्या होता है, जो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे गुहा बननी शुरू हो जाती है ना। तो ये क्या है, ये गुहा यानी कि क्या है, कैविटी, ठीक है। ये जो कैविटी होती है इसको क्या बोलोगे आप, इसको अलग कलर से दिखाती हूं, इसको बोलोगे आप ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ठीक है। क्या बोला हमने इसको, ब्लास्टोसील, ओके। अब एक और चीज, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा यहां से लेके यहां तक का, ये क्या होता है, कोरक, कोरक पुटी, ठीक है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये गुहा यानी कि जो कैविटी है इसको क्या बोला हमने, ब्लास्टोसील बोला। ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, अंतर कोशिकीय समूह यानी कि इनर सेल मास, ठीक है। और ये जो बाहर ब्लू कलर से आपको कोशिकीय संरचना दिख रही है, क्या है, पोषकोरक है, करेक्ट, बिल्कुल। यहाँ तक किसी को डाउट, एक बार फिर से देख लेते हैं कि चलो ठीक है, युग्मनज था, इसके पास जोना पेल्लुसिडा और कोरोना रेडिएटा दोनों थी, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, विदलन जैसा एक समसूत्री विभाजन हुआ, विदलन जैसा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा यहाँ पे गायब हो गई थी, पर जोना पेल्लुसिडा यहाँ पर अभी भी कायम है, अपनी जगह बनाई हुई है। लेकिन यहाँ हुआ क्या भाई, समसूत्री विभाजन की वजह से ये 2 सेल बन गई, ये 2 कोशिकीय संरचना बन गई। फिर 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, ठीक है। अब 8 कहाँ बनी थी, 4th डे पे क्या हुआ भैया कि ये 16 कोशिकीय बन गई, चौथे दिन पे। चौथे दिन के बाद ये आते आते गर्भाशय में जाना शुरू हो गया। गर्भाशय में जब जाना शुरू हो गया तो इसने क्या बनाई, 32 कोशिकीय संरचना बनाई इसने, ठीक है।
ओके, इसने बना ली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई इसने ये संरचना बनाई अपने इस तरीके से, यहाँ पर गुहा का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, तो गुहा जिसको हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, इसको हमने नाम दिया ब्लास्टोसील। ये जो सेल्स एक तरफ इकट्ठी हो गई थी साइड साइड में, ठीक है, साइड साइड में जो इकट्ठी उनको क्या कहा, पोषकोरक बोला। और जो एक जगह गुच्छा बनाकर आ गई थी, इनको क्या बोला हमने, अंतरकोशिकीय समूह बोला। यहाँ तक सभी को क्लियर? चलो इसके बाद अब बात करते हैं, तो सब चौथे दिन तक की हुई कि 4th डे में भाई ऐसा हुआ। अब हमने क्या बोला कि वो एंडोमेट्रियम तक कब पहुंचता है, 7 दिन में। तो अभी कितने बचे हैं हमारे पास, ये तो 4 है, 5 6 7, तो अभी इसका मतलब और भी कुछ बाकी है यहाँ पर होना, है ना। तो चलो अब बात करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि भाई 7 दिन में क्या होता है। यहाँ पे एक स्लाइड हमको क्या होनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। ओके, चलो स्लाइड डाल देते हैं इसमें एक और। ठीक है, चलो ओके, स्लाइड आ गई है। अब देखते हैं कि भाई 5वें और 6ठे दिन क्या होता है यहाँ पर। अब 5वें और 6ठे दिन के बाद, ठीक है, अभी हमने क्या बात करी, ये क्या हो जाता है यहाँ तक, 6ठे दिन तक यहाँ आ गया। चलो वो 4थे दिन तक आया था, यहाँ क्या हुआ, 5वें और 6ठे दिन तक यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अभी भी अपने पास एक बची है। ठीक, अब देखते हैं कि भाई 5वें 6ठे दिन के बाद जब 7वां दिन आता है तो क्या होता है। हम यहाँ लिख देते हैं, चलो 7th डे। ठीक है, 7th डे में क्या हो रहा है। ठीक, 7th डे में क्या होता है कि गर्भाशय के अंत में, ठीक है, ये रोपित हो जाता है। गर्भाशय हमने कहाँ बनाया था, देखो एक बार देखो, इस तरीके से संरचना थी ना, है ना। ऐसे थी। ठीक है, इसके अंदर क्या था, एंडोमेट्रियम था, हमने बात करी थी। ठीक है, और ये कहाँ था, ये यहाँ था। ठीक है, जहाँ निषेचन हुआ था। ये क्या हुआ कि भाई ये यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, इसने अपने स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बदली है, ये चीज है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचा जब ये हुआ तो ये कहाँ था, ये यहाँ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये गर्भाशय में क्या करेगा, इसमें अंत में यहाँ पर रोपित हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रोपित। ठीक है, और जाके क्या करेगा, एंडोमेट्रियम में सिक्रीशन करेगा एक। अब सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम, यहाँ क्या होगा, एक सिक्रीशन होगा। ठीक है, सिक्रीशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर आके जो अपने पास जोना पेल्यूसिडा थी, ठीक है, यहाँ पर जो जोना पेल्यूसिडा थी, जोना पेल्यूसिडा, यहाँ जो थी जोना पेल्यूसिडा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पर खत्म हो जाएगी उस सीक्रेशन के बाद। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो अंतःकोशिकीय थी, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो अंतःकोशिकीय भाग जो था हमारा, ठीक है, वो क्या होगा, वो भाग एंडोमेट्रियम में जाएगा। एंडोमेट्रियम में जाएगा वो भाग हमारा। ठीक है, और एंडोमेट्रियम में इसको जाने कोई जो होता है, जो प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को अंतरोपण। ठीक है, यहां पे पहुंचा था ये, यहाँ पे इसके पास जोना पेल्यूसिडा यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन यहाँ पहुंचते ही क्या हुआ, एक सिक्रीशन हुआ। ठीक है, इसके एंडोमेट्रियम के पास पहुंच के एक सिक्रीशन हुआ। उस सिक्रीशन ने क्या किया, जो जोना पेल्यूसिडा थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई, और ये क्या हो गया, ये यहाँ आके रोपित हो गया। ये रोपित हो गया तो इसको हमने क्या बोला, अंतःरोपण, अंतःरोपण बोला। ठीक है, चलो ओके, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं रखना इसके बारे में बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, थोड़ी सी मेहनत यार, इतनी मेहनत करते हैं ना तो बोल दिया करो हाँ मैम समझ में आ गया। ये बातचीत करते रहते हो, थोड़ा सा ध्यान लगा लो। चलो अब आप देखते हैं, चलो हम कि ये देखो, यही स्ट्रक्चर था जो हमने बनाया था कि ये बाहर बाहर क्या है, ये हमने क्या नाम दिया था इसको,
ट्रोफोब्लास्ट, है ना, यही बोला था। एक तरफ ये सेल्स इकट्ठी हो गई थी, क्या थी, इंटरनल सेल मास या इनर सेल मास थी, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, पूरे स्ट्रक्चर को, ये ब्लास्टोसिस्ट है। और इसके बाहर क्या थी, पैलिसिडिक जोन थी। ओके, ठीक है, चलो। हाँ, अब आते हैं हम विदलन, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि विदलन आखिर क्या था। तो सबसे पहले चलो हम फिर से वही बात करते हैं, हम बनाते हैं अपने मादा का स्ट्रक्चर फिर से। इस तरीके से था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था। हमने क्या बात करी थी यहाँ पर कि युग्मनज बना था, ये बना था युग्मनज, युग्मनज, ठीक है, ये बात करी थी। फिर हमने क्या देखा था कि भाई दूसरे यहाँ पर क्या बनी थी, यहाँ पे 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, उसके बाद 16 कोशिकीय, है ना, 16 कोशिकीय, यही था, चलो यही था। फिर एंडोमेट्रियम थी, यहाँ पे हमने क्या बात करी थी भाई कि एंडोमेट्रियम है, इस तरीके से, ये क्या थी हमारी एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम थी ये, राइट, ऐसे ही था। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ था भाई, 7th डे में अंतःरोपण की क्रिया होगी, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, कोरक पुटी। यहाँ पर जो कोरक पुटी होगा वो क्या करेगा, गर्भाशय में क्या करेगा, कोरक पुटी की अगर बात करते हैं, कोरक पुटी, ये क्या करेगा, पुटी जो है कोरक पुटी, ये क्या करेगा, गर्भाशय में क्या होगा, अंतःरोपित हो जाएगा, ठीक है, गर्भाशय में क्या हुआ, ये अंतःरोपित हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो ट्रोपोब्लास्ट है यहाँ पर जो ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करेगा, अंदर जाएगा, ये इसके पास यहाँ पहुंच जाएगा, इसको तो यहाँ पर रोपित होना है ना, अभी तो ये यहाँ है, हाँ, इसको यहाँ जाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या आएगा, अंदर जाएगा इसके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन और जो कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये हो गया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम को फिर से बनाने का काम कर देंगे, क्योंकि ये क्या कर गया, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिए, ये है ना, इससे ब्रेक करके तभी तो अंदर गया ये यहाँ से क्या हो गई, रप्चर हो गई है, और रप्चर हो गई है तो ये क्या हो गया, अंदर चला गया है, इस तरीके से क्या हो गया, अंदर आ गया है, रोपित हो गया है ना, इम्प्लांट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये इम्प्लांट हो गया है तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया है, कट फट गया है। अब ये अगर कट फट जाएगा तो क्या होगा, क्या वहां पे जो भ्रूण है वो वहां पे अच्छे तरीके से रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो उससे बचाने के लिए क्या करेंगे भाई, ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ये क्या करेंगे, ये जो एंडोमेट्रियम थी इसको बनाने का काम करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको बनाने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, जब ये यहाँ पर रोपित हो गया है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे फिर से बन गई है, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो फीमेल है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये जो फीमेल है यहाँ पर प्रेग्नेंट है, इस कंडीशन को कहेंगे हम, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि पता कैसे चलता है कि भाई जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, कैसे पता लगाओगे आप, कैसे पता लगाओगे कि फीमेल प्रेग्नेंट है, बताइए। तो उसके लिए क्या होता है, जब जब 8th डे होता है, इसको मैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रहे, जब 8th डे होता है तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, कहाँ गया हमारा ट्रोपोब्लास्ट, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, इस 8th डे में ये ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, ट्रोपोब्लास्ट ये क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा,
केमिकल क्या कर दिया, रिलीज कर दिया इसने, ठीक है, रिलीज कर दिया या सीक्रेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा होता है वो, HCG, HCG नाम का होता है, ठीक है, ये रिलीज करता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है कि भाई घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे होती है, आजकल सबको मालूम है कि घर में जो है लेडीज प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तो कैसे करती हैं कि भाई पर्टिकुलर किट्स आती हैं, प्रेगनेंसी किट्स, ठीक है, बहुत सारे नामों की आती हैं। उनसे क्या होता है कि घर में जो है जो यूरिन होता है उसके ऊपर ड्रॉप्स डाल के किट के ऊपर पता करते हैं कि ये जो HCG जो है इसका लेवल हाई है या लो है। इसका लेवल अगर हाई हुआ, हाँ, इसका लेवल अगर हाई हुआ तो क्या होगा, यानी कि विमेन प्रेग्नेंट है, और लो हुआ तो मतलब नहीं है, ठीक है। और ये हम कब चेक करते हैं, जो हमारी पीरियड डेट होती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जो हमारी पीरियड डेट नेक्स्ट मंथ की आनी होती है, उससे 8 दिन ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, उससे 8 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो हम ये आसानी से चेक कर सकते हैं घर पे कि भाई ये जो HCG है, ठीक है, ये जो केमिकल है, ये अगर वहां पे हाई होगा तो वहां 2 लाइन्स आ जाएंगी, दैट्स मीन कि वो लेवल हाई है, ठीक है, यानी कि विमेन प्रेग्नेंट है। अगर वहां पे सिर्फ सिंगल लाइन रही, इसका मतलब कि वहां पे HCG नहीं बना, यानी कि विमेन प्रेग्नेंट नहीं है, इसका लेवल लो है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये चीज ये है, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? चलो इसको देखते हैं एक बार कि जो हमने अभी तक क्लीवेज में पढ़ा है, विदलन ने पढ़ा है, वो ये सब है कि भाई जो समसूत्री विभाजन है, ठीक है, यानी विदलन या क्लीवेज जिसको हमने बोला है, की शुरुआत तब हो जाती है जब युग्मक जो होता है अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ यानी कि इस तमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। हमने बात करी थी ना कि गर्भाशय की ओर जाता है, ठीक है। तब ये 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं, जिसे कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमेर कहते हैं, तब ये बनाता है, ये भी हमने बात करी थी। ये है तूतक लगातार विभाजित होता रहता है, और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है, ये क्या होता है, कोरक पुटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोरक पुटी भी हमने बात करी कि पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वो कोरक पुटी कहलाता है ना, जिसके अंदर 2 कोशिकाएं थी जी, कि एक तो क्या थी कि हमने क्या बात करी थी, इस तरीके से था ना, ये जो बाहर वाली कोशिकाएं ऐसे ऐसे जम जाती हैं और एक ऐसे ऐसे यहाँ जम जाती हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, क्या बात करी थी हमने कि एक कोरक पुटी, ठीक है। चलो फिर क्या होता है कि भाई एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे पोष कोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, हमने ये बात करी थी, ट्रोफोब्लास्ट होता है बाहर, ठीक। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोष कोरक से जुड़े होते हैं, उन्हें अंतर कोशिका समूह यानी इनर सेल मास कहते हैं, ये भी हमने वहां बात करी थी डायग्राम में। अब जो पोष कोरक होते हैं, तो पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न हो जाते हैं, मतलब जाके जो एंडोमेट्रियम होती है वहां जाके चिपक जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती है, डिवाइड होती रहती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय में अंतः स्तर स्थापित हो जाता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम में वो वहां पे लग जाता है, जैसे हमने भी डायग्राम में बात करी थी। इसे ही अंतःरोपण कहते हैं। बाद में यह सगर्भता का स्वरूप धारण कर लेता है, ठीक है, सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी का, करेक्ट, बिल्कुल। चलो देखो यहाँ पे एक वीडियो है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने एक्चुअली अब तक क्या पढ़ाया है। चलो इस वीडियो को देखो। देखो यहाँ पे अभी एक है, ठीक है, ये युग्मनज है। यहाँ देखो 2 सेल्स बन गई है, 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय बन गई है, यहाँ पे 8 कोशिकीय, यहाँ पे 16 हो गई हैं, यहाँ 32 हो गई हैं। ये देखो इस तरीके से ये आ गया है, एंडोमेट्रियम में आ गया है। देखो एंडोमेट्रियम में आ गया है, एक ये बाहर वाली पूरी कोशिका है, ये है ना, बात करी थी हमने, ट्रोफोब्लास्ट है बाहर ये, और अंदर है ये इनर सेल मास, 2 हो गए ना, ये अंदर हो गया है और ये बाहर हो गया है, यही बात करी थी हमने, यही है, देखो बिल्कुल, देखो इस तरीके से, ओके, जिसको हमने ब्लास्टोसिस्ट बोला था, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो कि 5 से 6 दिन बाद फर्टिलाइजेशन की है। देखो इस तरीके से ये संरचना बनती हुई कहाँ, एंडोमेट्रियम में देखो जाके लग गई है, ठीक है, एंडोमेट्रियम में जाके लग गई है। देखो उससे क्या हुआ है, ये एक भ्रूण डेवलप हो गया है ना,
अच्छा था ना, आया समझ में सबको? फिर से देखना एक बार, चलो एक बार फिर से देखते हैं। ये देखो, ये सिंगल है, अभी 2 कोशिकीय हुआ, 4 कोशिकीय हुआ, 8 कोशिकीय हुआ, 16 हो गया, 32 हो गया। फिर इस तरीके से देखो ये कहाँ पहुंच गया, अब एंडोमेट्रियम में पहुंच गया है, और इस तरीके से संरचना बनी जिसके बारे में हमने बात करी थी कि 2 तरीके की कोशिकाएं विभक्त हो जाती हैं भाई, एक पूरे बाहर और एक अंदर गुच्छे रूप में बन जाती है। ठीक है, कितना खूबसूरत है देखो, ये सब एक मादा के शरीर में होता है। देख रहे हो आप? हाँ, ये एंडोमेट्रियम देखो, ये एंडोमेट्रियम में जाके लग गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम में जाएगा। देखो यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम है, ज़ेनो पैलेसिडा देखो ऊपर चली गई थी। ठीक है, और ये क्या हो गया, पूरा एक एम्ब्रियो बन गया है। ओके, देखो किस तरीके से। ओके, चलो यहां तक सबको क्लियर। फाइनली ये वाला लेक्चर यहाँ पे फिनिश, और मुझे इसके साथ पूरी उम्मीद है कि आज की जो क्लास थी उसको समझने में आपको बहुत मजा आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी, है ना? बिल्कुल मेहनत पे पानी नहीं फेरना है। ठीक है, जो पढ़ाया है उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो फिर बच्चा पार्टी, हमने क्या पढ़ा जल्दी से बताओ। आज हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, कि भाई मेल और फीमेल जो होता है कौन, इन दोनों में से कौन डिसाइड करता है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी, ये बात करी हमने सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, लिंग निर्धारण। ठीक है, दूसरा क्या बात करी हमने, विदलन की यानी क्लीवेज की बात करी। 2 चीजें आज हमने देखी, और दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं समझ में आया है फिर से देखो, फिर से समझ में आएगा। ओके, और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनको थोड़ी भी अगर परेशानी हुई हो समझने में, तो प्लीज पहले प्रीवियस लिंक जाके देखो, प्रीवियस वीडियोस, ताकि यहाँ तक पहुंचने में आपको दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। बहुत आसानी है, बहुत आसानी, मतलब आसान लैंग्वेज में सब कुछ समझाया है। ठीक है, और जाने से पहले एक और चीज़, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ने में थोड़ा ईजी हो जाए। चलो बच्चा लोग, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और हाँ, अपनी सीट की बेल्ट को आप खोल सकते हो, उठ जाओ। ठीक है, बाय बाय।